नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने शैशवावस्था में पोषण, युवावस्था में पोषण आदि के बारे में देखा था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे गर्भावस्था में पोषण, अर्थात गर्भवती स्त्री को किस तरह का आहार लेना चाहिए। यह जो लेक्चर है बीएससी गृह विज्ञान भाग 2 की सामान्य एवं उपचारात्मक पोषण प्रबंध के अंतर्गत तैयार किया गया है तथा ये बीए भाग 3 गृह विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र आहार एवं पोषण के लिए भी उपयोगी है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि गर्भावस्था क्या होती है, गर्भावस्था की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, गर्भावस्था में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, गर्भावस्था की पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं और गर्भावस्था में किस तरह का आहार लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गर्भावस्था क्या है। तो गर्भावस्था गर्भधारण से लेकर के शिशु जन्म तक की जो अवस्था होती है वह गर्भावस्था होती है। यह अवस्था सामान्यतः 280 दिन प्लस माइनस 10 डेज की मानी जाती है और नीगल रूल्स के अनुसार इसकी गणना की जाती है। नीगल रूल्स के अनुसार लास्ट मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से लेकर के 9 माह तक गणना की जाती है और उसमें 7 दिन और अतिरिक्त जोड़ दिए जाते हैं। यदि गर्भावस्था की अवस्थाएं देखें तो इसमें 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है प्री इम्प्लांटेशन पीरियड, पूर्व रोपण काल। इस काल में यह अवस्था जो होती है 0 to 2 वीक की होती है और इसमें जो निषेचित डिंबाणु रहता है, फर्टिलाइज ओवम रहता है, वह अंडे के आकार का होता है और इधर उधर गर्भाशय में तैरता रहता है। दूसरी जो अवस्था होती है वह अंगों के निर्माण की अवस्था होती है, पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। यह अवस्था 3 से 8 सप्ताह तक की मानी जाती है और इस अवस्था में भ्रूण के अंगों का निर्माण तीव्र गति से होता है। तीसरी जो अवस्था होती है वह पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ होती है या तीव्र वृद्धि की अवस्था होती है, जिसमें कि भ्रूण के शरीर का तीव्र गति से विकास होता है तथा माता के शरीर प्रसव के लिए और दुग्ध स्त्रवण के लिए तैयार होता है। यह अवस्था जो होती है 9 सप्ताह से लेकर के जन्म तक की अवस्था होती है। अब हम देखेंगे कि गर्भावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो गर्भावस्था जो होती है किसी भी स्त्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस समय उसके शरीर में नए ऊतकों का निर्माण तेजी से होता है और उसके शरीर के विभिन्न अंगों में कई प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन हैं उन्हीं पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है हार्मोन संबंधी परिवर्तन। यदि हार्मोन संबंधी परिवर्तन देखें तो गर्भावस्था के शरीर स्त्री के शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन जो होता है वह बढ़ जाता है। उसमें सबसे पहला है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है यह निषेचित डिंबाणु को, फर्टिलाइज ओवम को गर्भाशय की अंतःत्वचा में शोषित करने का काम या फिक्स करने का कार्य करता है। दूसरा है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। यह गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है भ्रूण के वृद्धि के लिए और भ्रूण के शरीर के अंगों के निर्माण के लिए उपयोगी होता है। तीसरा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये जो दोनों हार्मोन होते हैं स्तन ग्रंथि की कोशिकाओं की वृद्धि करते हैं तथा साथ ही साथ दुग्ध के स्त्रवण को शिशु जन्म तक रोके रखने का कार्य करते हैं। दुग्ध के निर्माण की जो क्रिया होती है वह गर्भावस्था के दूसरे माह से ही शुरू हो जाती है, लेकिन दूध का जो सिक्रीशन होता है वह डिलीवरी के पश्चात होता है। तो उसको रोके रखने का कार्य एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। ये स्टेरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन गर्भावस्था में बढ़ जाता है। ये स्टेरॉइड हार्मोन गर्भवती स्त्री के शरीर में सोडियम और पानी के जमाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। तुमने देखा होगा कई गर्भवती स्त्रियों के शरीर में सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है। तो उन सब सूजन का कारण क्या रहता है कि शरीर में सोडियम और पानी का जमाव अधिक होने लगता है और उसके लिए ये स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं जिम्मेदार होते हैं। फिर होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वह उदर पर धारियों जैसे निशान छोड़ते हैं। कई बार गर्भवती स्त्री के पेट पर तुमने देखा होगा कि सफेद सी धारियां बन जाती हैं। उन धारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। दूसरा हम परिवर्तन देखेंगे चयापचय संबंधी परिवर्तन, मेटाबॉलिक चेंजेस। तो गर्भावस्था में मेटाबॉलिक चेंजेस भी देखे जाते हैं। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वह 25% तक बढ़ जाता है और इस बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ने के कारण गर्भवती की जो कैलोरी संबंधी आवश्यकता होती है वह भी बढ़ जाती है। यदि हम प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म देखें तो इस गर्भावस्था में धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन देखा जाता है, अर्थात
नाइट्रोजन जो होता है वह शरीर में जमा होता है। पूरे गर्भावस्था में 500 ग्राम नाइट्रोजन जो होता है वह संग्रहण होता है, जो कि शिशु के निर्माण और विकास के लिए आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट का यदि हम देखें तो गर्भावस्था में सामान्य ब्लड शुगर लेवल जो होता है वह 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड पाई जाती है। सामान्य स्त्री की तुलना में गर्भवती स्त्री के आहार लेने के बाद या कार्बोहाइड्रेट लेने के 2 घंटे बाद शर्करा की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके के कारण प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण तक ग्लूकोज आसानी से पहुंच पाता है और भ्रूण को पोषक तत्वों की प्राप्ति हो पाती है। वसा की यदि हम मात्रा देखें तो गर्भावस्था में वसा का डिपोजिशन भी होता है। उदर भित्ति में, कमर में, पीठ में, जांघ में, स्तनों में वसा का संग्रहण बढ़ जाता है। लगभग 3 से 4 किलो तक वसा जो होती है वहां पे जमा हो जाती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यदि हम देखें तो 250 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड रक्त कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। यह भी मात्रा भी बढ़ जाती है। खनिज लवण यदि हम देखें तो गर्भावस्था में आयरन की जो मात्रा होती है वह बढ़ जाती है। गर्भस्थ शिशु के शरीर में लगभग 400 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड आयरन होता है। प्लेसेंटा में 100 मिलीग्राम और गर्भाशय की मांसपेशियों में 50 मिलीग्राम जो होता है वह आयरन पाया जाता है। इसी तरह से हम कैल्शियम देखें तो गर्भावस्था में कैल्शियम का डिपोजिशन भी बढ़ जाता है। गर्भावस्था के उत्तरार्ध में 29.5 मिलीग्राम कैल्शियम जमा होता है और इसका अधिकांश भाग जो होता है भ्रूण में पाया जाता है। भ्रूण के शरीर में जो हड्डियों का निर्माण होता है, शरीर का जो निर्माण होता है, उसके लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। यदि पोटेशियम देखें तो 316 मिलीग्राम पोटेशियम गर्भावस्था के दौरान संग्रहित होता है। इसका 2 से 3 भाग भ्रूण के शरीर में होता है और 2/3 भाग और 1/3 भाग माता के शरीर में जमा होता है। इसी प्रकार से यदि हम सोडियम देखें तो 85 मिलीग्राम सोडियम जो होता है पूरे गर्भावस्था के दौरान गर्भवती के शरीर में जमा होता है। इसी तरह से जल तथा इलेक्ट्रोलाइट्स यदि हम देखें तो पूरे गर्भावस्था में जो शरीर भार बढ़ता है उसका 60% मतलब 6.5 लीटर जल के जमा होने के कारण बढ़ता है। अब हम तीसरा देखेंगे हृदय और रक्त वाहिका संस्था में परिवर्तन, अर्थात उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या परिवर्तन होते हैं। तो गर्भवती स्त्री के रक्त का जो आयतन होता है वह 20% तक बढ़ जाता है। 1000 ml ब्लड की मात्रा जो होती है वह बढ़ जाती है। रक्त प्लाज्मा का आयतन जो होता है वह 30 से 50% तक बढ़ जाता है। लाल रक्त कणिकाएं की जो मात्रा होती है वह 5 से 10% तक बढ़ जाती है। इसी प्रकार उसके यदि हृदय का आकार और आयतन देखें तो उसमें 10% तक वृद्धि हो जाती है और गर्भवती स्त्री की नाड़ी की गति जो होती है वह भी बढ़ जाती है। 10 बार प्रति मिनट नाड़ी की गति में वृद्धि देखी जाती है। यदि हम यूरिनरी ट्रैक्ट के परिवर्तन देखें तो गर्भावस्था के प्रारंभिक अवस्था में शुरू के 3 महीनों में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है कि ग्लोमेरुलस के द्वारा जो निरुपयोगी पदार्थों का फिल्ट्रेशन होने की प्रक्रिया होती है वह इस समय बढ़ जाती है, जिसके कारण यूरिन फॉर्मेशन अधिक होता है और पॉलीयूरिया देखा जाता है, मतलब गर्भवती स्त्री को बार बार यूरिनेशन की इच्छा होती है। गर्भावस्था के उत्तरार्ध में लेकिन जल निष्कासन की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि शिशु पूरी तरह से विकसित हो जाता है, वह यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण जल निष्कासन की क्षमता कम हो जाती है। त्वचा में यदि हम परिवर्तन देखें तो गर्भावस्था में श्वेत ग्रंथियों में और वसीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। श्वेत ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ने के कारण पसीना अधिक आता है और वसीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता अधिक भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार गर्भवती स्त्री के मुंह, गाल, नाक, स्तन आदि पर पिगमेंटेशन देखा जाता है, पिगमेंट जमा होने लगते हैं और पेट के निचले हिस्से पर जांघों पर लंबी धारियां बन जाती हैं, सफेद लाइनें बन जाती हैं। नाड़ी संस्था से संबंधित परिवर्तन यदि हम देखेंगे तो गर्भवती स्त्री जो होती है उसको ज्यादातर स्ट्रेस की स्थिति रहती है, वो स्ट्रेस में रहती है और स्ट्रेस के कारण उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, नींद न आना या सामवेगिक अस्थिरता देखी जाती है। सामवेगिक अस्थिरता से मतलब क्या है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है। जरा सी बात पे परेशान हो जाना या दुखी हो जाना या जरा सी बात पे खुश हो जाना, इस तरह से उसमें सामवेगिक रूप से अस्थिरता देखी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ असामान्य पदार्थ खाने की भी इच्छा होती है। कई गर्भवती स्त्रियों को कोयला, मिट्टी, राख या चौक आदि खाने की इच्छा होती है। नेक्स्ट यदि हम उनके एब्डोमिनल एंड पेल्विक जॉइंट्स में परिवर्तन देखें तो गर्भावस्था में जैसे जैसे गर्भाशय का विकास होता है
पेट की मांसपेशियां भी विकसित होती जाती हैं और फैल करके बढ़ते हुए गर्भाशय के लिए स्थान तैयार करती हैं। इसके अतिरिक्त श्रोणि गृह के जो स्थायी होते हैं वह ढीले हो जाते हैं, जिससे और इन जोड़ों की जो गतिशीलता होती है वह बढ़ जाती है। पेशी कंकाल के यदि हम परिवर्तन देखें तो गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री की मांसपेशियों का, ऐच्छिक मांसपेशियों का टोन होता है वह कम हो जाता है, जिसके कारण उनके हाथ में दर्द होना, संवेदनशीलता होना आदि देखी जाती है। कई बार कई गर्भवती स्त्रियों को डिस्क प्रोलैप्स के कारण साइटिका की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। और गर्भावस्था में पीठ दर्द और कमर दर्द की एक आम शिकायत होती है, ज्यादातर गर्भवती स्त्रियों में देखने को मिलती है। और कई बार पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन या क्रैम्प्स भी देखे जाते हैं। श्वसन तंत्र में यदि होने वाले परिवर्तन देखें तो गर्भावस्था में श्वसन की गति जो होती है बढ़ जाती है। 1 मिनट में 18 बार श्वसन की श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है और श्वसन जो होता है वह तीव्र होने के साथ साथ उथला होता है, मतलब ऊपर ऊपर सांस चलती है। ऑक्सीजन का उपयोग इस समय बढ़ जाता है, 20% तक हो जाता है और उच्छ्वास अधिक होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक होता है। अब देखेंगे गर्भाशय ग्रीवा एवं योनि मार्ग में होने वाले परिवर्तन। तो गर्भावस्था में गर्भाशय का वजन बढ़ जाता है और 2.2 पौंड या 900 ग्राम तक हो जाता है। गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं उनकी मांसपेशियां पतली हो जाती हैं और इनका आकार गोल हो जाता है और योनि मार्ग की दीवारें ढीली होती हैं और नरम पड़ जाती हैं। अब देखेंगे ब्रेस्ट में होने वाले चेंजेस। तो गर्भावस्था में स्तन का आकार बढ़ जाता है, त्वचा पर पिगमेंटेशन पाया जाता है। दूसरे माह के पश्चात यदि स्तन को दबाया जाए तो उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, यही स्राव आगे जाकर के कोलेस्ट्रम बनता है। स्तनों में रक्त नलिकाओं में वृद्धि होने के कारण वृद्धि देखी जाती है और इस वृद्धि का कारण एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन के कारण यहाँ फैलाव होता है रक्त नलिकाओं में और उनमें वृद्धि देखी जाती है। नेक्स्ट है वजन वृद्धि। तो संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री का शरीर भार जो होता है वो 24 पौंड तक बढ़ जाता है, या गर्भावस्था के पूर्व उसका जितना वजन था उसका लगभग 24% वजन जो होता है इस समय बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे कि गर्भवती स्त्री की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसे किस तरह के पोषण संबंधी उसकी आवश्यकताएं होती हैं। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कैलोरी। तो क्योंकि गर्भावस्था में बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, 25% तक बढ़ जाता है, इसलिए इस समय कैलोरी संबंधी आवश्यकता बढ़ करके 300 किलो कैलोरी उसको अतिरिक्त लेना चाहिए। अर्थात एक्टिविटी के अनुसार जितनी सामान्य कैलोरी महिला लेती है उसके अतिरिक्त उसको 300 कैलोरी अतिरिक्त लेना चाहिए। प्रोटीन की यदि आवश्यकता हम देखें तो इस समय पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है। पूरे गर्भावस्था के दौरान 900 से 950 ग्राम तक प्रोटीन जो होता है वह जमा होता है, इसलिए इस समय प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है और गर्भवती स्त्री को 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन लेना चाहिए। कैल्शियम और फास्फोरस यदि हम देखें तो बच्चे के दांत बनने की क्रिया जो होती है गर्भावस्था के चौथे माह से शुरू हो जाती है। हड्डियों का निर्माण के लिए भी कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होता है, इसलिए इस समय कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता बढ़ जाती है। और यदि कैल्शियम और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में आहार के द्वारा नहीं मिलेगा तो गर्भवती स्त्री के शरीर से वह कैल्शियम निकल करके, उसकी हड्डियों से वो कैल्शियम निकल करके भ्रूण तक पहुंचने लगता है। इसलिए इस समय अतिरिक्त मात्रा में कैल्शियम देना चाहिए। 1 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन इस समय गर्भवती को लेना चाहिए। आयरन का यदि हम देखें तो गर्भावस्था में पूरे गर्भकाल के दौरान 540 मिलीग्राम अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु जब डिलीवर होता है या बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने शरीर में 6 माह तक का आयरन अपने लीवर में स्टोर करके लाता है, तो उसके लिए उसे अतिरिक्त आयरन लेना चाहिए गर्भवती स्त्री को। गर्भावस्था के अंतिम 2.5 से 3 महीनों में आयरन की आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस समय उसे आयरन के सप्लीमेंट्स लेना आवश्यक होता है, क्योंकि केवल आहार के द्वारा उसकी आयरन संबंधी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। अब हम देखेंगे विटामिन। तो गर्भावस्था में विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए सभी विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिनमें से प्रमुख है विटामिन ए। तो प्रतिदिन तो गर्भावस्था में विटामिन ए के संग्रहण के लिए 25 माइक्रोग्राम रेटिनॉल संग्रहित होने के लिए अतिरिक्त मात्रा में लेना चाहिए। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए विटामिन डी की अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है।
विटामिन सी जो होता है गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए जरूरी होता है, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन का निर्माण करता है और कोलेजन शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है, इसलिए विटामिन सी भी अतिरिक्त मात्रा में लेना चाहिए। थायमीन के यदि हम देखें तो थायमीन की आवश्यकता, जैसे आप जानते हो कि कैलोरी संबंधी आवश्यकता पर निर्भर करती है। गर्भावस्था में कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए थायमीन की आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। और यदि थायमीन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी तो बेरी बेरी रोग जो होते हैं वह उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी प्रकार से राइबोफ्लेविन की आवश्यकता भी गर्भावस्था में बढ़ जाती है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो ए राइबोफ्लेवेनोसिस रोग देखा जाता है। फोलिक एसिड यदि हम देखें तो गर्भावस्था में फोलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी होता है, क्योंकि यह फोलिक एसिड जो होता है वह मेगलोब्लास्टिक एनीमिया से बचाता है। यदि फोलिक एसिड की कमी होगी तो गर्भवती स्त्री में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी प्रकार से नियासिन देखें तो आप जानते हो कि नियासिन की आवश्यकता भी ऊर्जा संबंधी आवश्यकता पर निर्धारित होती है, इसलिए इस समय यह आवश्यकता भी बढ़ जाती है। गर्भवती स्त्री के पाचन संबंधी, त्वचा संबंधी और नाड़ी विकार संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं यदि उसके आहार में नियासिन पर्याप्त मात्रा में न हो। तो प्रतिदिन 2 मिलीग्राम नियासिन गर्भवती को अतिरिक्त मात्रा में आहार में लेना चाहिए। पैरिडॉक्सिन विटामिन B6 देखें तो आप जानते हो कि विटामिन B6 जो होता है नर्वस सिस्टम के लिए उपयोगी होता है। गर्भस्थ शिशु के तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए विटामिन B6 आवश्यक होता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में लेना जरूरी है। यदि विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो गर्भवती मात्रा में सीबोरिक डर्मेटाइटिस नामक रोग देखा जाता है। इस रोग में उसकी आंख, नाक, मुंह के आसपास की त्वचा पर दाने निकल जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और कभी कभी होठों के किनारे की त्वचा जो होती है वह फट जाती है। अब देखेंगे विटामिन B12, तो विटामिन B12 पर्नीशियस एनीमिया से बचाता है, आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है और गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री के लिए और गर्भस्थ शिशु के लिए दोनों के लिए आवश्यक होता है कि आरबीसी का निर्माण अच्छे से हो, इसलिए विटामिन B12 की आवश्यकता बढ़ जाती है। पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है, अन्यथा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा और गर्भवती स्त्री जो है उसमें पर्नीशियस एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं विटामिन के, तो आप जानते हो कि विटामिन के क्या है, रक्तस्राव रोधी विटामिन है, एंटी हेमोरेजिक विटामिन है, रक्तस्राव को रोकता है। गर्भकालीन समस्याओं से बचने के लिए तथा प्रसव के समय अधिक मात्रा में रक्तस्राव न हो, इसके लिए आवश्यक होता है कि विटामिन के पर्याप्त मात्रा में लिया जाए। पानी एवं अन्य तरल पदार्थ यदि देखें तो यह भी अधिक मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था बहुत ही तेजी से परिवर्तित होने वाली अवस्था होती है। उसमें कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसके कारण निरुपयोगी पदार्थ तैयार होते हैं। उन निरुपयोगी पदार्थों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है कि पानी अधिक मात्रा में लिया जाए। रफेज यदि देखें, फाइबर्स, तो गर्भवती स्त्रियों को सामान्यतः कब्ज की शिकायत होती है, उससे बचाव के लिए आहार में पर्याप्त मात्रा में फाइबर या रफेज लेना चाहिए। अब यहाँ इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि गर्भवती स्त्री की दैनिक पोषक तत्वों की जो प्रस्तावित मात्रा है, यह मात्रा जो है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा 2010 में निर्धारित की गई है। ICMR के द्वारा समय समय पर मात्राएं निर्धारित की गई हैं। इस टेबल में मैंने 2010 की जो मात्रा निर्धारित की गई है उसको लिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि गर्भवती स्त्री को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, कम क्रियाशीलता, मध्यम क्रियाशीलता और अधिक क्रियाशीलता, उनकी एक्टिविटी के आधार पर। कैलोरी संबंधी आवश्यकता देखें तो 350 कैलोरी जो है प्लस देना चाहिए, अतिरिक्त मात्रा में देना चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन जो है 70 तीनों ही कैटेगरी में, चाहे वो कम क्रियाशील हो, मध्यम क्रियाशील हो या अधिक क्रियाशील हो, 78 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए। फैट जो है वह 30 ग्राम फैट प्रतिदिन। यहाँ जो ये फैट है ये विजिबल फैट की बात हम कर रहे हैं, जो दृश्य फैट होता है उसकी बात हो रही है। कैल्शियम यदि देखें तो गर्भावस्था में कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है, 1200 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन गर्भवती स्त्री को लेना चाहिए। आयरन की जो आवश्यकता है वह बढ़ करके 35 मिलीग्राम पर डे हो जाती है। विटामिन ए यदि रेटिनॉल फॉर्म में ले रहे हैं तो 800 माइक्रोग्राम और कैरोटीन के फॉर्म में ले रहे हैं तो 6400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। कैरोटीन के फॉर्म में विटामिन ए अधिक इसलिए लिया जाता है क्योंकि जितना हम कैरोटीन के रूप में लेते हैं उसका केवल 17% ही अवशोषित हो पाता है।
और जितना अवशोषित होता है उसका केवल 50% ही रेटिनॉल में कन्वर्ट हो पाता है, विटामिन ए में कन्वर्ट हो पाता है। इसलिए यदि कैरोटीन के फॉर्म में, वेजिटेबल्स के फॉर्म में हम विटामिन ए ले रहे हैं, प्लांट्स के फॉर्म में, तो हमें अधिक मात्रा में कैरोटीन या विटामिन ए लेने की आवश्यकता पड़ती है। थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन, इन तीनों की आवश्यकताएं किस पर निर्भर करती है? कैलोरी संबंधी आवश्यकता पर। और क्योंकि कैलोरी की आवश्यकता इस समय बढ़ जाती है, 350 कैलोरी अतिरिक्त लेना होता है, इसलिए थायमिन की आवश्यकता 0.2 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन की 0.3 मिलीग्राम और नियासिन की 2 मिलीग्राम पर डे अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है। फोलिक एसिड यदि देखें तो 500 माइक्रोग्राम प्रतिदिन गर्भवती स्त्री को लेना चाहिए। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन जो है 2.5 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। विटामिन B12 1.2 माइक्रोग्राम लेना पर्याप्त होता है। और विटामिन सी की जो आवश्यकता होती है वह 60 मिलीग्राम पर डे गर्भवती स्त्री को लेना चाहिए। अब हम देखेंगे आहार संबंधी सुझाव, मतलब गर्भवती स्त्री का यदि हम आहार आयोजन करते हैं तो उसे किस तरह का आहार देना चाहिए। अभी तक तो हमने देखा कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, अब उन आवश्यकताओं को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, किस तरह का आहार उसको देना चाहिए। तो सबसे पहला है कि प्रातः काल उसे 1 ग्लास गुनगुने पानी में, हल्के गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके लेना चाहिए। तो ये जो नींबू का रस रहता है लैक्सेटिव्स की तरह कार्य करता है और गर्भावस्था में जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है उससे बचाता है। गैस उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज आदि का उपयोग रात्रि के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही गर्भावस्था में स्त्री जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। यदि गैस प्रोड्यूसिंग फूड अधिक लेगी, गैस की मात्रा अधिक होगी, तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। सलाद के रूप में कच्चे फल और सब्जियां अनिवार्य रूप से लेना चाहिए। अंकुरित अनाजों का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि अंकुरित अनाज क्या होते हैं, इनका पोषण मूल्य अधिक होता है और ये पचाने में आसान होते हैं। बहुत तले हुए और मिर्च मसाले वाले पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोयाबीन, मूंगफली, गुड़, दूध आदि का प्रयोग अधिक करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हाई प्रोटीन फूड लेना चाहिए और प्रोटीन भी जो है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का होना चाहिए। इसमें एक पिरामिड के द्वारा किस तरह का अपने आहार को किस तरह से डिवाइड करना चाहिए दिखाया गया है। तो आप सब देख रहे हो, सीरियल्स सबसे नीचे में सीरियल्स और मिलेट्स है। दिन भर के आहार के उसको 10 से 15 पोर्शन लेना चाहिए और जो एक पोर्शन होता है वह 30 ग्राम का होना चाहिए। दूसरा जो नंबर आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है। इसके दिन भर में उसको 4 से 5 पोर्शन लेना चाहिए और एक पोर्शन जो होता है 100 ग्राम का होना चाहिए। मतलब फ्रूट्स या वेजिटेबल कम से कम 100 ग्राम एक एक पोर्शन का होना चाहिए। पल्सेस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स यदि हम देखें तो ये भी हाई प्रोटीन वाले फूड होते हैं। इनके 2 से 3 पोर्शन प्रतिदिन लेना चाहिए। पल्सेस जो होता है वह 30 ग्राम पर पोर्शन लेना चाहिए और डेयरी प्रोडक्ट्स 100 ग्राम पर पोर्शन लेना चाहिए। इसी तरह से फैट्स एंड यदि शुगर देखें तो दिन भर में 4 से 6 पोर्शन लेना चाहिए। फैट 5 ग्राम पर पोर्शन और शुगर जो है वो 5 ग्राम पर पोर्शन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इन सब सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए गर्भवती स्त्री अपना आहार का आयोजन करेगी या आहार लेगी तो निश्चय ही वह स्वस्थ रहेगी और एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकेगी। इसमें जिन बुक्स का मैंने उपयोग किया है उनके नाम इस तरह से हैं: आहार एवं पोषण विज्ञान डॉक्टर अरुणा पल्टा, आहार एवं पोषण विज्ञान डॉक्टर इना खनुजा और डायटेटिक्स की बुक डॉक्टर डी श्रीलक्ष्मी। थैंक यू।